अध्याय 751 एक अवर्णनीय व्यक्ति। इस पूरे समय के दौरान रोहित अपनी गृहभूमि में आलिया के साथ लगभग 7 या 8 दिनों तक रहा। अलौकिक घटनाओं के कारण गांव जीवंत नहीं बल्कि वीरान और शांत था, क्योंकि गांव वालों का एक हिस्सा अपने दुष्वप्नों में मर चुका था, दूसरा हिस्सा ले जाया गया था और बचे हुए लोगों को अंतिम संस्कार से निपटना पड़ा। हालांकि कुछ युवा ग्रामीण इसके बीच में वापस आ गए, लेकिन वे उस 50 लाख की राशि से वापस आ गए थे जो रोहित ने दी थी। किसी भी परेशानी और उलझन से बचने के लिए उसने और आलिया ने 8वें दिन की सुबह कार से निकलने का फैसला किया। हालांकि उसकी मां अनुराधा अपने गृहनगर को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थीं और कुछ और समय रुकना चाहती थीं। रोहित ने जोर नहीं दिया, यह महसूस करते हुए कि गांव अब सुरक्षित था और कुछ और दिन समस्याग्रस्त नहीं होंगे। यदि कुछ भी उत्पन्न होता तो वह तुरंत शहर से वापस आ सकता था, जो 30 मील से भी कम दूर था। जहां तक उसकी चचेरी बहन करिश्मा की बात है, पिछले कुछ दिनों से वह गायब सी लग रही थी, इस तरह नजरों से दूर थी मानो वह छिप रही हो। बीच में रोहित ने उसके बारे में पूछा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हालांकि रात में उसके माता पिता ने उल्लेख किया कि वह सोने के लिए वापस आ गई थी। रोहित को नहीं पता था कि करिश्मा किस अजीब काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि वह जानबूझकर उससे बच रही थी। कारणों के लिए वह उनका अनुमान नहीं लगा सका। आखिरकार करिश्मा के पास अभी भी अपने रहस्य थे, लेकिन ये जानकर कि उसकी चचेरी बहन करिश्मा सुरक्षित और स्वस्थ है, रोहित ने भी राहत महसूस की। वह ताबूत जो कुछ दिन पहले खरीदा गया था, रोहित ने रास्ते में कई बार इसकी जांच की थी, ये देखते हुए कि सड़न जारी थी लेकिन धीमी गति से, हालांकि वह इसका कारण निर्धारित नहीं कर सका। कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक संकेत था, जिसके लिए केवल समय और धैर्य की आवश्यकता थी। आखिरकार प्रेत का शव पहले ही आधे से अधिक सड़ चुका था। उस व्यक्ति ने जो कहा था उसके अनुसार चिंता करने की कोई और बात नहीं थी। ये बस एक दिन परिणाम का इंतजार करने की बात थी। रोहित, मैंने ताबूत को पहले ही हमारे घर भेज दिया है। रास्ते में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो वहां हरीश पाल इसे सुलझाने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए, आलिया ने कुछ पूछताछ के बाद फोन काटते हुए कहा। रोहित गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो या शायद किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तुम क्या देख रहे हो? आलिया ने पूछा। कुछ खास नहीं, चलो जयपुर वापस चलते हैं। तुम आज गाड़ी चलाओ, रोहित ने पैसेंजर साइड में सीट लेने से पहले उसे कार की चाबियां देते हुए कहा। आलिया हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में हमारी कार किसी और से टकरा जाए तो मुझे दोष मत देना। हालांकि उसके ड्राइविंग कौशल काफी खराब थे, लेकिन उसे गाड़ी चलाने में आनंद आता था। ये ठीक है, रोहित ने परवाह नहीं की, क्योंकि वह पैसेंजर सीट पर पीछे झुक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी दृष्टि दूर के एक साधारण से जंगल पर टिकी थी। तो हम चल पड़े, आलिया ने रोहित पर एक नज़र डालते हुए और बहुत खुश महसूस करते हुए कहा। उसके गृहनगर में अपने समय के दौरान ऐसा लग रहा था कि वह उसकी उपस्थिति की आदी हो गई थी और उसकी मौसी उसके प्रति बेहद मिलनसार थी। उसे लगा कि वह रोहित के करीब आ रही है, लगभग वैसे ही जैसे वे उन दिनों में लौट रहे थे जब वे केवल एक दूसरे पर निर्भर थे। हालांकि उसका मानना था कि रोहित का स्नेह का अभाव वास्तव में उसे नापसंद करने के कारण नहीं था, बल्कि पुरुष प्रेत छाया के प्रभाव के कारण था। उसके लिए वह काफी अच्छा था, दूसरों के प्रति और भी बुरा व्यवहार रखता था। खुशी से गाड़ी चलाते हुए आलिया ने कार में अपने पसंदीदा गीतों में से एक भी बजाया। कार धीरे धीरे गांव को पीछे छोड़ गई, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिससे वे आए थे, बल्कि एक विपरीत रास्ते से। ऐसा लग रहा था कि इस सड़क पर यातायात कम था और यह जयपुर के थोड़ा करीब थी, जिससे यह आलिया जैसे नौसिखिए ड्राइवर के लिए एक उपयुक्त विकल्प बन गया। जैसे ही कार दूर गई, उस साधारण से जंगल की दूरी कम होने लगी। ये जानते हुए भी कि जंगल में कुछ भी अजीब नहीं बचा था, रोहित ने अपना सिर टिकाए रखा, उस दिशा में देखते हुए। गिरी हुई लकड़ी की झोपड़ी अभी भी वहीं थी, साथ ही निशान भी। हालांकि पहले के लोग मर चुके थे। अपने दुष्स्वप्न के दृश्यों को याद करते हुए उसे लगा जैसे वह एक बार फिर अपने पिता से मिला हो। यह एक ऐसी याद थी जो भयानक और कुछ हद तक सुंदर थी। जैसे ही कार पास आए, रोहित का ध्यान सूक्ष्मता से बदल गया। उसे लगा कि उसने जंगल के पास किसी को देखा है। क्या यह एक भ्रम था? लेकिन जल्द ही रोहित ने महसूस किया कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसने करिश्मा को जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा, अभी भी अपने रेनकोट में, एक पुतले के समान गतिहीन। उस क्षण शायद कार की आवाज से आकर्षित होकर वह मुनी और उनकी दिशा में देखा। करिश्मा हाथ हिला रही थी, उसका चेहरा मुस्कान के साथ चमक रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वह उसे पुकार रही थी, फिर भी एक भी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। वह दिनों तक गायब रही, केवल जंगल में खेलने के लिए भाग गई। रोहित हैरान था, हालांकि जब उसने दोबारा देखा तो करिश्मा गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल में गायब हो गई हो, या जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं, केवल उसकी कल्पना की उपज थी। वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे मैं भी नहीं समझा सकता। रोहित ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि हटाई, गहरी सोच में डूबा हुआ। वह जानता था कि करिश्मा अजीब है, लेकिन उसकी विचित्रता की बारीकियों और उसकी वास्तविक पहचान के बारे में वह पूरी तरह से अनजान था। वह केवल इतना जानता था कि दशकों पहले शुभांगी अत्रे नाम की कोई थी जो डूब गई थी, जो उसकी चचेरी बहन के समान थी। दूर साधारण सा जंगल पीछे छूटने लगा। रोहित ने इस मामले पर सोचना बंद कर दिया। उसने बहुत सी विचित्र और अविश्वसनीय चीजें देखी थीं। कुछ के जवाब थे, कुछ के नहीं। उन पर बहुत अधिक ध्यान देना और जुनूनी हो जाना उसे केवल जोखिम में डालेगा। उसके गृहनगर और जयपुर के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। 20 मिनट की यात्रा के बाद कार जयपुर के शहरी इलाके में प्रवेश कर गई। रोहित, क्या हमें पहले घर वापस जाना चाहिए या कंपनी? उस क्षण आलिया ने पूछा। रोहित ने उत्तर दिया, पहले कंपनी चलते हैं। इतने दिनों के बाद जो मामला मैंने चिराग को संभालने के लिए कहा था, उसका अब तक कुछ परिणाम आ जाना चाहिए। उसने चिराग से उन निर्देशांकों के मामले को देखने के लिए कहा था जब वह चला गया था। वे निर्देशांक लकड़ी के एक पुराने तख्ते से आए थे जिसे डोर नॉकिंग घोस्ट ने छोड़ दिया था, जिस पर रिपब्लिक ऑफ चाइना काल के सुरागों से जुड़े होने का संदेह था। वह उस डोर नॉकिंग घोस्ट से निपटने के लिए जापान गया था और उसने एक डेड मैन्स हेड भी खो दिया था। ये कहा जा सकता है कि उसने इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी। रोहित को उम्मीद थी कि निर्देशांक उसे निराश नहीं करेंगे, कि वे उसके कुछ आंतरिक संदेहों को उजागर करेंगे और कुछ रहस्यों को प्रकट करेंगे। शहर की सड़कें अभी भी कुछ सुनसान थीं। उसे नहीं पता था कि यह नए साल के कारण था या हंगरी घोस्ट घटना के परिणाम के कारण, लेकिन शहर की जीवन शक्ति अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ पाई थी। पैरानॉर्मल घटनाओं के पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने से पहले अभी भी कुछ समय बचा है, जो केवल 1 या 2 महीने की बात होगी। तब तक लोग देखेंगे कि एक शहर में कैप्टन लेवल के स्पिरिट कंट्रोलर का होना कितना महत्वपूर्ण है। प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोग इस शहर की ओर बढ़ेंगे। रोहित ने खुद से सोचा। शहर में थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद कार शांगतोंग टावर के आधार पर रुक गई। इमारत के सामने पार्किंग की अनुमति नहीं थी, लेकिन रोहित की कार स्पष्ट रूप से एक अपवाद थी। कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वह यहाँ का मालिक था और सुरक्षाकर्मी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम पहुँच गए। मैं गाड़ी चलाकर बुरी तरह थक गई हूँ। मैं ऑफिस में नहाने जा रही हूँ। रोहित, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? आलिया ने खिंचाव महसूस किया और शरारती मुस्कान के साथ रोहित को देखा, पूरी तरह से बिना किसी संकोच के। रोहित ने कहा, जरूरत नहीं है। मैं कंपनी के चारों ओर टहलूंगा और शायद चिराग के साथ थोड़ी देर बैठूंगा। शर्माओ मत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्या रोक रहा है? आलिया ने चंचलता से कहा, रोहित की बांह खींचते हुए। रोहित ने उसे बिना किसी भाव के देखा, बिना किसी हलचल के, पत्थर की तरह ठंडा, जैसे इस महिला का उस पर कोई आकर्षण न हो। तो इसे भूल जाओ, उसने कहा। आलिया ने अनिच्छा से बुदबुदाया, तो मैं तुम्हें रात में ढूंढने आऊंगी। अपना दरवाजा लॉक मत करना, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे कमरे की चाबी नहीं है। तुम वास्तव में बहुत परेशान करती हो। रोहित कार से बाहर निकला और टावर की ओर चल पड़ा। यही, आलिया खिलखिलाकर हंसी। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। आखिरकार रोहित के स्वभाव को जानते हुए वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह कब वास्तव में गुस्सा है और कब नहीं। अध्यक्ष रोहित, सुप्रभात अध्यक्ष रोहित। जैसे ही उसने लॉबी में प्रवेश किया, कई अपरिचित चेहरों ने उसका अभिवादन किया। कुछ सुरक्षा गार्ड थे और कुछ कर्मचारी थे। चूंकि वह शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाता था और कंपनी के मामलों में शामिल नहीं होता था, कई लोग उसे जानते थे बिना उसके उन्हें जाने। कंपनी के चारों ओर घूमने का उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपना चेहरा दिखाना था। उसके उपस्थित होने का उद्देश्य दिखावा करना या कूल दिखना नहीं था। यह मनोबल को स्थिर करना और रोकना था। उसे विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में अन्य शक्तियों के लोग मिश्रित नहीं थे। कम से कम जापानी एक्सोर्सिज्म क्लब के लोग निश्चित रूप से कंपनी में घुसपैठ कर चुके थे और मुख्यालय के लोग भी। जहां तक इस बात की बात है कि क्या पैरानॉर्मल मंचों या विदेश से कुछ शक्तियों ने प्रवेश किया है, वह निश्चित नहीं था। रोहित को बस ये जानने की जरूरत थी कि वे लोग जानते थे कि वह अभी भी जीवित है और कई दिनों तक अनुपस्थित रहने के बावजूद उसके साथ कुछ नहीं हुआ है।
अपने चक्कर लगाने के बाद उसने आराम करने और चिराग के पास जाने से पहले हाल की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कार्यालय वापस जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह एक मंजिल पर एक कार्यालय से गुजरा, उसने अंदर एक बैठक होती सुनी। पिछले साल का प्रदर्शन पूरी तरह से आपदा था। मैं तुम्हें इतना अधिक वेतन दे रहा हूं और तुम मुझे इस तरह चुका रहे हो। अगर मैं डेस्क पर एक कुत्ता बांध देता तो वह तुम लोगों से अधिक काम करता, जो सारा दिन गेम खेलते हो और महत्वाकांक्षा की कमी रखते हो। तुम लोग कभी सफल कैसे होगे? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मेरे पिता से मेरे जैसे अरबों की विरासत तुम्हें मिलेगी? सूट पहने एक थोड़ा पतला युवक अपनी टाई पकड़े चिल्ला रहा था। स्पष्ट रूप से कंपनी में एकमात्र व्यक्ति जो इतना अहंकारी बोलने की हिम्मत करता था, वह केशव था। केशव सूट पहने और परिपक्व हेयर स्टाइल के साथ एक अलग व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से नहीं बदला था। बॉस, क्या आप ही नहीं थे जिसने कहा था कि हम काम के घंटों के दौरान गेम खेल सकते हैं? एक कर्मचारी ने पलटवार किया। केशव एक पल के लिए रुका, उसका चेहरा लाल हो गया, इससे पहले कि उसकी आवाज़ काफ़ी नर्म हो गई। बोलने के लिए पहले अपना हाथ उठाओ। कर्मचारी ने अपना हाथ उठाया और कहा, हमने आपके साथ गेम खेलते हुए काम के बहुत सारे घंटे बिताए। हमें काम करने का समय कब मिलेगा? उसे निकाल दो। कारण है बोलने के लिए हाथ उठाना, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। केशव ने कर्मचारी की ओर इशारा किया और आदेश दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कर्मचारी एक पल के लिए दंग रह गया, फिर विरोध में कूद पड़ा। लानत है, तुम इतने अहंकारी हो। केशव ने उत्तर दिया, मैं इतना ही अहंकारी हूँ। अगर तुम हिम्मत करो तो मुझे निकाल दो। लानत है, मैंने तुम्हें काम के दौरान गेम खेलने की अनुमति दी, पूरे दिन नहीं। क्या मैं तुमसे हर दिन मेरे साथ गेम खेलवाता हूँ? थोड़ी दया और तुम स्वर्ग और पृथ्वी से नजरें हटा लेते हो, सारा दिन कुछ नहीं करते। तुम्हारे क्या उपयोग हैं? यहाँ से तुरंत बाहर निकलो। लानत है, ऐसी बातें मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर करती हैं। युवा कर्मचारी केशव के अहंकारी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से और हताशा के मिश्रण में उसे मारने के लिए दौड़ा। लेकिन केशव तैयार लग रहा था और एक अंगरक्षक ने तुरंत कर्मचारी को रोक दिया। दफा हो जाओ। युवा कर्मचारी ने अंगरक्षक के चेहरे पर घूंसा मारा। मैंने 3 साल तक ताइक्वांडो का अभ्यास किया है। क्या तुम इस घूंसे को रोक सकते हो? अंगरक्षक, जो अप्रत्याशित था, तुरंत जमीन पर गिर गया। क्या बस इतना ही? मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए बहुत भुगतान किया और तुम एक घूंसे से गिर गए। यह मेरे लिए शर्मनाक है, केशव ने कहा। तुम इसे खोज रहे हो? गुस्साए अंगरक्षक ने अपने घूंसे से जवाबी हमला किया और कर्मचारी तुरंत फर्श पर बेहोश हो गया। मेरे एक घूंसे का मतलब 10 साल की जेल है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? शानदार, बहुत बढ़िया, केशव ने ताली बजाई और हंसा। वह घूंसा बहुत खूबसूरत था। मैं तुम्हारे मामले से लड़ने के लिए सबसे अच्छे वकील को नियुक्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को दूर से देखते हुए रोहित निशब्द था, लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद उसे कुछ भी अनुचित नहीं लगा। फिर भी उसे हमेशा ये क्यों महसूस हुआ कि केशव का उसके अहंकार के लिए घूंसा खाना पूरी तरह से उचित था। अध्याय 752 अभी भी इतना उत्कृष्ट। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक, यदि केशव कभी कोई कंपनी शुरू करता तो वह निश्चित रूप से कंगाल हो जाता, लेकिन भाग्य से कौन बहस कर सकता है। एक अरबपति पिता के साथ कोई भी मूर्खता उसे एक दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे के रूप में उसकी पहचान से नहीं हिला सकती। केशव, तुम क्या कर रहे हो? रोहित ने उस क्षण उसका अभिवादन किया और चलकर पास आया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें साथ घूमे हुए काफी समय हो गया है। केशव तुरंत मुड़ा, उसका पहले से गुस्सा चेहरा अचानक मुस्कान के साथ चमक उठा। लानत है, भाई रोहित, तुम नए साल के लिए गांव गए और मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मुझे ऑफिस में कड़ी मेहनत करने के लिए छोड़ दिया, काम में व्यस्त और बुरी तरह थका हुआ। कविता के पिता भी छुट्टी पर चले गए थे और अगर मैं मोर्चा नहीं संभाले रखता तो ये कंपनी लगभग डूब चुकी होती। उसने बेशर्मी से शेखी बघारी, ऐसा व्यवहार करते हुए मानो कंपनी का विकास केवल उस पर निर्भर था। तुम मेरे साथ गांव क्यों जाओगे? वहां कुछ भी मजेदार नहीं है। इसके अलावा थोड़ी परेशानी थी, कुछ लोग मारे गए थे, रोहित ने शांति से कहा। नहीं, लोग फिर से मारे गए। भाई रोहित, तुम वास्तव में कुछ अलग हो, तुम जहां भी जाते हो लोग मर जाते हैं। केशव ने तुरंत इसे किसी बुरी चीज के साथ जोड़ा। रोहित ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शायद मैं ही बदकिस्मत हूं, हमेशा किस्मत की कमी रही है। ये सही है, तुमने पहले कभी किसी परीक्षा का उत्तर सही नहीं लगाया। मैं गड़बड़ कर सकता था और फिर भी पास हो सकता था। यह एक मौलिक अंतर है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं।
जानते हो, थोड़ा और हैंडसम होने के अलावा मेरे पास वास्तव में अन्य मजबूत बिंदु नहीं हैं। और तुम आसानी से ईर्ष्या भी आकर्षित करते हो और पिट जाते हो, जैसा कि तुमने अभी अनुभव किया। केशव ने आह भरी और उस कर्मचारी की ओर इशारा किया जो उसके पैरों पर बेहोश हो गया था। मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और वह मुझे मारना चाहता था। यह जरूर इसलिए है क्योंकि वह ईर्ष्यालु है कि मैं दिखने में बेहतर हूँ। उसकी मुझसे काफ़ी समय से दुश्मनी है। इसीलिए जब लड़के बाहर जाते हैं तो उन्हें खुद को बचाना पड़ता है। देखो, अब मैं बाहर जाते समय अंगरक्षक भी साथ लाता हूँ। रोहित ने उसे अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुम इसलिए पिटे क्योंकि तुम बहुत अहंकारी हो। जहाँ तक अंगरक्षक की बात है, वह इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले प्रवीण ने अपहरण कर लिया था। इसका तुम्हारी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंगरक्षक रखना इतना सुरक्षित नहीं है। मुझे तुम्हारे आसपास रहने पर अधिक सुरक्षित महसूस होता है, भाई रोहित, क्योंकि तुम कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। केशव ने उदासी से टिप्पणी की। सही है, भाई रोहित, क्या तुमने कुछ खाया है? नीचे एक नई कबाब की दुकान खुली है, स्वाद वास्तव में अच्छा है। रसोइया को शहर से बाहर से लाया गया है। क्या हम कुछ सीखें? रोहित ने पूछा। क्या तुम मीटिंग में नहीं थे? कौन सी मीटिंग? ये कर्मचारी आलसी और मूर्ख हैं, मैं उन्हें देर सवेर निकालने के लिए बाध्य हूँ। इस साल का प्रदर्शन देखो, ये बस असहनीय है। किसे पता किस अंधे मूर्ख ने इन लोगों को काम पर रखा। केशव ने शाप दिया। वह पूरी तरह से अनजान था कि वह भर्ती का प्रमुख था और अधिकांश कर्मचारी उसकी जांच से गुजरे थे। इसे छोड़ो, वैसे भी मैं इस कंपनी से पैसा कमाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इतना गुस्सा मत करो, रोहित ने कहा। केशव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। शुक्र है, हमारी जेबें गहरी हैं और हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं, कर्मचारियों पर नहीं। शून्य से शुरुआत करना। यदि हम उन पर निर्भर रहे तो हम निश्चित रूप से भूखे मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित को लगा कि उसे सांत्वना देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसमें आत्मदोष या अपराधबोध का एक अंश भी नहीं था। वह अजीब आत्मविश्वास बिखेर रहा था। इसके बारे में बहुत हो गया, चलो कुछ खाने चलते हैं। केशव ने एक हंसी के साथ रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उनके जाने से पहले उसने जोड़ा, हे कोई प्रवेश द्वार पर कचरा साफ करे। यदि अगली बार मैं जांच करूं और मुझे कचरा जमा हुआ दिखा तो मैं तुम्हारा वेतन काट लूंगा। वैसे तुम इस मंजिल पर कैसे आए? रोहित ने पूछा। सफाई का निरीक्षण, और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ मीटिंग करने आया था? मानो मैं इतना बोर हो गया हूं, केशव ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित अब शब्दों से परे था। वास्तव में टॉवर के नीचे दुकानें व्यवसाय के लिए खुली थीं, जिसमें एक कबाब की दुकान स्पष्ट रूप से खराब प्रदर्शन कर रही थी। एक समझदार व्यक्ति कभी यहां दुकान स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि आय किराए को उचित नहीं ठहरा सकती थी। तथ्य यह है कि यह व्यवसाय खुला था, निश्चित रूप से केशव के विशेष उपचार के लिए धन्यवाद था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किराया माफ कर दिया गया था और मालिक को वेतन भी मिला था। सही है, लगभग तुम्हें कुछ बताना भूल गया, केशव अचानक ऑर्डर करते समय चिल्लाया। रोहित ने पूछा, क्या बात है? क्या यह महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना है कि कंपनी एक गेट टुगेदर की योजना बना रही है। खैर, इसे अब ईयर एंड पार्टी नहीं कहा जा सकता, बस एक जमावड़ा। मेरे पिता इसे आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से आपके वहां होने के लिए कहा है। यदि आप नहीं आए तो ये बहुत अच्छा जमावड़ा नहीं होगा। सुना है उन्होंने चीज़ों को मसालेदार बनाने के लिए कुछ हस्तियों को भी आमंत्रित किया है, हालांकि मुझे विवरण के बारे में यकीन नहीं है। आपके सचिव को पता होना चाहिए, केशव ने एक पल सोचने के बाद कहा। रोहित ने विचार किया। उसे धुंधला याद था कि श्रवण ने ऐसी घटना का उल्लेख किया था, एक जमावड़ा जिसमें निवेश आकर्षित करने और कंपनी के प्रभाव का विस्तार करने के लिए व्यापारिक दिग्गजों और सामाजिक अभिजात वर्ग को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, मैं मानसी से इस बारे में पूछूंगा। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं कल उपस्थित रहूंगा, उसने कहा। वह लापरवाह नहीं हो सकता था, उसे अपने उपक्रमों का ध्यान रखने की आवश्यकता थी। आखिरकार उसे भविष्य के लिए योजना बनानी थी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जमावड़ा वैसे भी कुछ खास नहीं है। मैं बहुतों में गया हूँ, बस एक कोने में छिपकर खुद खाना खाया है। जब कोई मुझे नाचने के लिए आमंत्रित करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं उन्हें कोसता हूँ, ये जानते हुए कि मैं नाच नहीं सकता। वे बस मुझे शर्मिंदा होते देखना चाहते हैं। उन पर चिल्लाना हल्का था, लेकिन आपके वहाँ होने से यह बहुत बेहतर होगा। हम अपने कोने में टिके रह सकते हैं, बिल्कुल भी अकेला नहीं, केशव ने कुछ दुखद यादों को याद करते हुए कहा। ठीक है, ठीक है,
तुम मेरी कल्पना से कहीं बेहतर हो। अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है, रोहित ने उसे बीच में टोका। केशव ने जारी रखा, वैसे क्या तुमने उस कमीने प्रवीण को ढूंढ लिया है? यदि मेरे पिता मुझे जयपुर छोड़ने से नहीं रोक रहे होते तो मैं गंभीरता से अपनी सोने की बंदूकें निकालता और उसके सिर पर उड़ा देता, एक गोली ऊपर एक नीचे। भाई रोहित की किस्मत वास्तव में खराब थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए सारी परेशानी उठाई, केवल एक कृतघ्न कुत्ते को बचाने के लिए। अब पीछे मुड़कर देखें तो ये बहुत बेहतर होता अगर प्रिया की मौत न हुई होती। हमारी क्लास की सुंदरता बस वैसे ही चली गई, और पिंकू की मौत भी इतनी दयनीय थी। जीवित निकलना काफी कठिन था और फिर बस ऐसे ही वह चला गया। उसने शाप दिया, लेकिन वह अभी भी पछतावे से भरा था क्योंकि उसने अपने पूर्व सहपाठियों को याद किया। आखिरकार घटना के बाद से केवल आधा साल ही बीता है, लंबा समय नहीं। वैसे तिशा अभी कैसी है? क्या तुमने पिछली बार जब तुम व्यापार यात्रा पर थे तब उसे नहीं देखा था? केशव ने फिर पूछा। वह ठीक है, विश्वविद्यालय में भाग ले रही है और कुछ अच्छे रूममेट्स मिले हैं, रोहित ने कहा। केशव ने सिर हिलाया, ये सुनकर अच्छा लगा। पिछली बार जब मैं कविता को देखने गया था तो वह मेरे प्रति बहुत उदासीन थी, बस मेरे सवालों को नज़रअंदाज कर रही थी। और मुझे नहीं पता कि रोनित को क्या हुआ, जिसे हम बहुत परिचित नहीं थे। पिछली बार के बाद उसने जयपुर छोड़ दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया, कोई संपर्क नंबर नहीं, कुछ नहीं। उसे भूल जाओ, रोहित ने थोड़ा सिर हिलाया। स्कूल से जीवित निकलने वाले 7 सहपाठियों में से शायद ही किसी का परिणाम अच्छा था। केशव के साथ बात करना वास्तव में आरामदायक था, ये किसी को भयानक चीज़ों के बारे में बहुत अधिक सोचने से रोकता था, और इसने रोहित को अस्थायी रूप से इस तथ्य को भूलने पर मजबूर कर दिया कि वह एक भूत का आकर्षण था। उन्होंने अपने पे पिए, अपने कबाब खाए। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे स्कूल के दिनों में आधे साल पहले के उस समय में वापस आ गए थे, लेकिन अब चीज़ें पहचान से परे बदल गई थीं। रोहित ने बहुत कुछ अनुभव किया था, उसकी भावनाएं फीकी पड़ रही थीं, और केशव ने सूट और टाई पहनना शुरू कर दिया था, कंपनी का प्रबंधन करना सीख रहा था। हालांकि वह संघर्ष कर रहा था, वह युवा था, 1 दशक तक संघर्ष करना कोई समस्या नहीं होगी, और एक दिन वह श्रवण की 10 अरब डॉलर की संपत्ति संभालने में सक्षम होगा। कुछ वर्षों में एक बार तिशा स्नातक हो जाती है, शायद वह भी फिर से जुड़ने के लिए जयपुर आएगी। ऐसा लग रहा था कि भविष्य का रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हर कोई उस समय को देखने के लिए जीवित रह सकता है? दुर्भावनापूर्ण आत्माओं का पुनरुत्थान उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां इसे अब दबाया या छिपाया नहीं जा सकता था। जिस क्षण स्थिति का संतुलन बाधित हुआ, कागज में लिपटी आग तुरंत जलना शुरू हो जाएगी। और क्या जयपुर भविष्य में अलौकिक घटनाओं से मुक्त हो सकता है? रोहित को कोई भरोसा नहीं था। वह जो कुछ भी कर सकता था वह था, जब वह जीवित था, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। यदि वह एक दिन मर जाता तो वह केवल यह आशा कर सकता था कि जो लोग अनुसरण करते हैं वे कड़ी कोशिश करेंगे। बिना महसूस किए रोहित ने भी एक शहर की जिम्मेदारी ले ली थी। संभवतः खाने के लगभग 1 घंटे बाद रोहित के सेलफोन पर एक संदेश आया। ये कविता द्वारा भेजा गया था, घोस्ट चाइल्ड अभी बाहर भाग गया। संदेश प्राप्त होते ही रोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। घोस्ट चाइल्ड बाहर भाग गया। हालांकि संदेश छोटा था, इसमें बहुत सारी छिपी हुई जानकारी थी। क्योंकि घोस्ट चाइल्ड गुवानजियांग आवासीय परिसर की सुरक्षा में उनकी जगह ले रहा था, अगर यह बाहर भाग गया तो केवल एक ही संभावित समस्या थी, एक और भूत आकर्षण परिसर के करीब आ रहा था, जिसने घोस्ट चाइल्ड को इसे पहले से महसूस करने के लिए प्रेरित किया। केशव, मेरा पेट भर गया है, मुझे कुछ चीज़ों से निपटने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत है। हम कल जमावड़े में जारी रखेंगे, रोहित ने कहा। कोई समस्या नहीं, यहाँ खाना अच्छा था, मैं बॉस को कल हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगा, केशव ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया और चला गया, अपने ऑफिस की ओर वापस चला गया। उसका कार्यालय शांगतोंग टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां से वह पूरे शहर को देख सकता था, और शहर के केंद्र में इसकी स्थिति को देखते हुए वह कई जगहों को देख सकता था। अध्यक्ष रोहित। कार्यालय खाली नहीं था। एक पेशेवर पोशाक में सजी एक महिला, एक आकर्षक आकृति के साथ परिपक्व, ने उसका धीरे से अभिवादन किया। रोहित को अंदर आते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं। मानसी, तुम नए साल के लिए घर नहीं गई? रोहित ने पूछा। मानसी ने अपने कान के पास अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराए। अध्यक्ष रोहित, भूल गए, मेरे रिश्तेदार सभी आवासीय परिसर में चले गए हैं। मैंने यहाँ नया साल बिताया, मैं और कहाँ जा सकती थी। कंपनी इतनी शांत होने के कारण मैंने सोचा कि अंदर आना और काम करना बेहतर होगा। वह यहाँ रहना पसंद करती थी।
क्योंकि वह हमेशा महसूस करती थी कि रोहित कार्यालय में काम पर वापस आएगा। क्या आलिया अब ठीक है? क्या वह अभी भी मुझ पर गुस्सा है? मानसी ने तुरंत पूछा, थोड़ा शर्मिंदा होकर। नहीं, वह तुम पर कैसे गुस्सा हो सकती है? वहाँ थोड़ा आराम करो, मेरे लिए एक कप पानी डालो, मेरे पास निपटने के लिए कुछ चीजें हैं, रोहित ने कहा। मानसी ने सिर हिलाया, चुपचाप जवाब दिया, उसके लिए एक कप पानी डाला और फिर कार्यालय के सोफे पर विनम्रता से बैठ गई, चुप रही। मैं देखना चाहता हूं कि घोस्ट चाइल्ड बाहर क्यों भागा। रोहित फर्श से छत तक की बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ा हो गया, उसकी दृष्टि गुवानजियांग आवासीय परिसर की दिशा की ओर मुड़ गई। उसकी घोस्ट आई खुल गई। अन्य भूतों को नहीं दबाने से उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में था। अध्याय 753। दो व्यक्ति जो खोजने आए। जयपुर के पास हवाई अड्डे की दिशा से एक टैक्सी आए और गुवानजियांग आवासीय परिसर के पास दो यात्रियों को उतार दिया। उन दोनों के उतरने के बाद टैक्सी तेजी से चली गई। मेरे पीछे आओ। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति काफी शांत था। वह आगे चला, उसकी चाल न तेज थी न धीमी, वह गुवानजियांग आवासीय परिसर की दिशा में बढ़ रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था, यह मोम जैसा, राख जैसा था, अजीब झुर्रियों वाला और जीवन के किसी भी संकेत से रहित था, जो दिन के उजाले में भी शीतलता उत्सर्जित कर रहा था। एक चलते हुए शव जैसा लग रहा था। यदि ये तथ्य न होता कि वह अभी भी बोल सकता था, तो शायद कोई भी ऐसे प्राणी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यदि रोहित यहाँ होता तो वह उसे पहचान लेता। ये व्यक्ति अनुपम के अलावा कोई नहीं था, जिससे वह पहले मुख्यालय में कई बार मिल चुका था। वह मुख्यालय से जयपुर शहर के लिए उड़ान भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह विशेष रूप से रोहित की तलाश में था। रोहित इस आवासीय परिसर में रहता है। बिल्कुल पता नहीं चलता। यह अजीब है कि उसके जैसा व्यक्ति इतनी साधारण जगह पर रहेगा। उसके पीछे एक आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया, जो रोहित से परिचित लग रहा था। उसका नाम जोसेफ था और वह घोस्ट पेंटिंग घटना के दौरान रोहित से मिला था। लेकिन अभी घोस्ट पेंटिंग टास्क फोर्स के कई सदस्य अनुपम और जोसेफ यहाँ दिखाई दिए थे। इसका निहितार्थ स्वतः स्पष्ट था, लेकिन हमारे पास रोहित की संपर्क जानकारी नहीं है। हम उसके संपर्क में कैसे आएं? जोसेफ ने पूछा। अनुपम का भयावह रंग परेशान करने वाला था, फिर भी उसकी आवाज़ शांत थी। उससे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उसका इलाका है और वह हमसे संपर्क करेगा। यदि वह वास्तव में इस परिसर में रहता है तो उसे हमारे प्रवेश करने से पहले ही संदेश मिल गया होगा। शहर के प्रभारी व्यक्ति की क्षमताओं को कम मत समझो, विशेष रूप से रोहित की। क्या पास में निगरानी है? जोसेफ ने चारों ओर देखा। निगरानी केवल आम लोगों के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि रोहित को आवासीय परिसर के पास घूमने वाले किसी सामान्य व्यक्ति की परवाह होगी? उसे उन लोगों की परवाह है जो भूतों को नियंत्रित करते हैं, उग्र भूतों की, अनुपम ने कहा। जोसेफ और भी हैरान हो गया। बिना किसी निगरानी, बिना किसी व्यक्ति और बिना किसी गश्ती सुरक्षा के रोहित को उनके अचानक आगमन का पहले संकेत पर कैसे पता चल सकता था? जब तक हवाई अड्डे पर किसी ने उन्हें सूचित न किया हो या मुख्यालय से किसी ने उन्हें सूचित न किया हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह यात्रा एक अधिक निजी मामला था और मुख्यालय द्वारा आयोजित कोई कार्य नहीं था, इसलिए कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अचानक अनुपम अपने कदमों में रुक गया। उसकी नज़र आगे सड़क के बीच में खड़ी एक आकृति पर टिकी थी। सटीक होने के लिए यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बच्चा था, फिर भी यह बच्चा अत्यधिक भयावह था। नंगे पैर और त्वचा नीली काली, जैसे कोई मृत शिशु हो जिस पर दीर्घायु के अक्षर वाला एक गंदा पुराना वस्त्र पहना हुआ था। बिना पुतलियों वाली आंखें, अजीब और रक्त लाल। चारों ओर बच्चा अभी भी नम था, जैसे उसे अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। ये चीज, अनुपम ने थोड़ी सांस ली। एक हंगरी घोस्ट। उसने कभी घोस्ट चाइल्ड नहीं देखा था, न ही जयपुर शहर की घटना का अनुभव किया था, लेकिन इसने उसे हंगरी घोस्ट घटना पर फाइलों की समीक्षा करने से नहीं रोका, क्योंकि ये देश में एकमात्र आधिकारिक तौर पर भड़की हुई इस श्रेणी की अलौकिक घटना थी। कोई भी भूत नियंत्रक जिसे अवसर मिलता, वह उस फाइल से खुद को गहराई से परिचित कर लेता, क्योंकि इससे सीखने के लिए बहुत सारे सबक थे। लेकिन वह जितना स्पष्ट रूप से समझता था, वह उतना ही अधिक परिचित था कि उसके सामने की यह चीज़ वास्तव में क्या थी। हालांकि इसकी लंबाई एक बच्चे की थी, लेकिन ये दिखावट में हंगरी घोस्ट से अलग नहीं था। एक सेकंड स्टेज हंगरी घोस्ट, फाइलें कहती हैं, ये चीज़ जिसे भी देखती या छूती है उसे मार देती है। अनुपम ने तुरंत अपने दिमाग में संबंधित जानकारी को याद किया। जोसेफ ने कहा, क्या गलत है? तुम चलना क्यों बंद कर दिए? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह भी अचानक अपने कदमों में जम गया, क्योंकि उसने देखा कि आगे का रास्ता किसने अवरुद्ध किया था।
फिर से नहीं, एक और भूत। अनुपम के विपरीत, जोसफ मुख्यालय के साथ लंबे समय से नहीं था और हंगरी घोस्ट फाइलों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह स्पष्ट नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये चीज़ वास्तव में क्या थी। केवल यह अनुमान लगाया कि यह एक भूत था, और यह महसूस हो रहा था भयावह। हंगरी घोस्ट घटना को समाप्त होना चाहिए था, तो जयपुर शहर में ऐसी चीज़ क्यों है? क्या यह एक अवशिष्ट, बच निकला जीव है, या क्या ये रोहित से संबंधित है? अनुपम की निर्जीव आंखें हिल गईं जैसे उसने विचार किया और निर्णय लिया। यह एक शीर्ष स्तरीय भूत नियंत्रक का अभ्यास है। एक भूत को देखने पर पहली प्रतिक्रिया दौड़ने या सामना करने की नहीं, बल्कि निरीक्षण और विश्लेषण करने की होती है। ये निश्चित रूप से रोहित से संबंधित है। भूत ने मुझे देखने पर हमला नहीं किया, जो पूरी तरह से हंगरी घोस्ट के सेकंड स्टेज व्यवहार के खिलाफ है। इस क्षण अनुपम ने संकेत दिया, कोई जल्दबाजी न करें, कहीं आप भूत का ध्यान न खींच लें और एक रहस्यमय मृत्यु न मरें। घोस्ट चाइल्ड अभी भी उन दोनों को घूर रहा था, अपनी आंखें हंगरी घोस्ट की क्रूरता के बिना झुका रहा था। इसके बजाय अज्ञानता और भोलापन था, जैसे एक बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। लेकिन पोशाक और रूप किसी को भी सहज महसूस न करने देने के लिए पर्याप्त थे। रोहित, चूंकि तुम जानते थे कि हम आ रहे हैं, तो बाहर आकर हमसे क्यों नहीं मिले? अनुपम ने वीरान परिवेश में चिल्लाया, हमें आते देख, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हालांकि हम परिचित नहीं हैं, कम से कम तुम कुछ शिष्टाचार दिखा सकते थे। इस प्राणी का हमारा रास्ता रोकना क्या मतलब है? क्या तुम हमें यहाँ मारने की कोशिश कर रहे हो, या तुम हमें जाने की चेतावनी दे रहे हो? आवाज़ गूंज उठी, और दिन के उजाले में ये स्पष्ट था कि आसपास कोई नहीं था। कप्तान अनुपम, क्या रोहित को वास्तव में इस तरह बुलाया जा सकता है? शायद वह इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। जोसफ ने अनिश्चित रूप से कहा, यह संदेह करते हुए कि रोहित यहाँ था ही नहीं और भूत का उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? अनुपम ने उसे एक नज़र दी। उसका रोहित के साथ कुछ संपर्क था और वह व्यक्ति को जानता था, साथ ही यह भी जानता था कि वह कितना भयानक हो सकता है। उसने व्यक्तिगत रूप से अपने सामाजिक दायरे से एक समूह का सफाया कर दिया था, यहाँ तक कि रमन को भी मार दिया था। रोहन उसके हमले का सामना नहीं कर सका। यदि मुख्यालय के साथ कुछ संघर्ष न होते तो वह एक स्थिर नेता बनने के लिए जयपुर शहर वापस नहीं आता। नहीं, मुझे बस लगता है कि फ़ोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश करना बेहतर है। और यह भूत, जोसफ ने चिंता के साथ घोस्ट चाइल्ड को देखा जो उनका रास्ता रोक रहा था। वह वास्तव में लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि भूत किसी भी पल हमला कर सकता है। भले ही सूरज सिर के ऊपर था, जोसफ को अभी भी एक सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे एक अस्पष्ट ठंडक ने उसे घेर लिया हो। आसपास से कोई प्रतिक्रिया न देख अनुपम ने फिर से कहा, रोहित, तुम इतने एकांतप्रिय कब से हो गए? क्या तुम थोड़ी सी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते? अचानक आसमान लाल हो गया। पास की नदी खून में बदलती हुई लग रही थी, एक अजीब खून की नदी बना रही थी जो अभी भी बहती थी। सड़क ने भी एक गहरा रंग प्रतिबिंबित किया और पूरी दुनिया अपरिचित लग रही थी, केवल एक पल पहले से पूरी तरह से अलग। मेहमानों को मेहमान नवाजी की जरूरत होती है अनुपम। तुम जयपुर शहर में किसी अच्छे कारण से नहीं आए होंगे, तो मैं तुम्हारा स्वागत क्यों करूं? एक ठंडी और उदासीन आवाज उठी, और आगे सड़क पर हवा से एक आकृति प्रकट हुई। अनुपम ने एक मजबूर मुस्कान बनाई, तुम कुछ अलग हो, घोस्ट डोमेन को इच्छाशक्ति पर छोड़ रहे हो, मानो ये तुम्हें कुछ भी न खर्च करे। क्या तुमने उग्र भूतों की पुनरुत्थान समस्या को हल कर लिया है? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारा कागज का आदमी निकाल लूं, क्या तुम? रोहित ने खराब रवैये के साथ कहा, उसे ठंडी नज़र से घूरते हुए। ये वास्तव में रोहित है। जोसफ हैरान था और उसने अस्पष्ट भय की लहर महसूस की। रोहित वास्तव में उन दोनों को लक्षित कर रहा था। उसने ऐसा कैसे प्रबंधित किया? भूत नियंत्रक बनने की गहराई में जितना कोई जाता है, उतना ही अधिक समझ में आता है कि ये शीर्ष आंकड़े कितने भयानक हो सकते हैं, कभी कभी उग्र भूतों से भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैंने जो आगे आने वाला है उसके बारे में बात करना समाप्त न कर लूं, अनुपम ने कहा, ये स्वीकार करते हुए कि वह सिर्फ एक कागज का आदमी था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बाहर ले जाया गया था या नहीं। रोहित धीरे धीरे चलकर घोस्ट चाइल्ड के पास गया। वापस जाओ। घोस्ट चाइल्ड, जो उन दोनों को घूर रहा था, अब अपनी नज़रें हटा लीं और भाग गया। कुछ ही समय में ओझल हो गया। क्या यह आदमी भूतों को आदेश दे सकता है? हालांकि अनुपम का चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। झटका, अविश्वास, और उससे भी अधिक डर।
ये रोहित, क्या हो सकता है कि वह उससे भी अधिक भयानक था जितना उसने पहले दिखाया था। अकेले वह घोस्ट इन्फेंट, यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक कप्तान स्तर के भूत नियंत्रक का मुकाबला कर सकता है या उसे मार भी सकता है। तो मुद्दे पर आते हैं। तुम और जोसफ मुझसे क्या चाहते हो? यदि मुझे सही याद है तो तुम्हें इस समय मुख्यालय में होना चाहिए। हालांकि 1 दर्जन से अधिक दिन हो गए हैं, अनुवर्ती कार्य इतनी जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए। या क्या घोस्ट ड्रॉ ऑपरेशन विफल हो गया और तुम मदद मांगने आए हो? रोहित ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा, सीधे उनसे सवाल करते हुए। अध्याय 754, स्थिति में अचानक बदलाव। घोस्ट पेंटिंग। इन 2 शब्दों का जिक्र करना ही किसी दुष्स्वप्न जैसा था। रोहित, जो पहले से ही एक टोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप से दबे हुए थे, घोस्ट पेंटिंग में भूत को खोजने के लिए गहराई में गए और भयानक अलौकिक घटनाओं का शिकार हो गए। अब बिना एक टोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप के उन्हें घोस्ट पेंटिंग का सामना करने के लिए भेजना लगभग निश्चित रूप से मौत की सजा होगी। यहाँ तक कि हाथ में उस भयानक जलाऊ लकड़ी के चाकू के साथ भी एक वार करने में सक्षम ये घोस्ट पेंटिंग की घटना को सुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा घोस्ट पेंटिंग की दुनिया में घोस्ट एनवॉयज थे। यदि घोस्ट पेंटिंग का समाधान हो जाता तो वे बाहर निकल जाते और वह एक और अकल्पनीय अलौकिक घटना होती। इसके अलावा घोस्ट पेंटिंग के भीतर कई भूत रहते थे। एक शीर्ष विदेशी भूत नियंत्रक टीम वहां समाप्त हो गई थी और भीतर बचे कुछ भूतों ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। यदि घोस्ट पेंटिंग गायब हो जाती तो ये भूत शहर में बाढ़ की तरह फैल जाते। इसलिए वांग शियाओमिंग की योजना सही थी। उसने शुरुआत से ही घोस्ट पेंटिंग से निपटने पर विचार नहीं किया था, बल्कि इसका उद्देश्य घोस्ट पेंटिंग को दूर लुभाना था। प्रक्रिया के बीच में समस्या उत्पन्न हुई, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अन्यथा इतने सारे मुद्दे नहीं होते। घोस्ट डोमेन की दुनिया के अंदर अनुपम और जोसफ ने अपने सामने रोहित को देखा। वे खुद को अलग थलग और खतरे में महसूस कर रहे थे, जो मुख्यालय में उनके द्वारा देखे गए रूप से काफी अलग था। वह और भी ठंडा और पहले से कहीं अधिक दुर्बोध लग रहा था। वह अब मानव नहीं लग रहा था। बचाव के लिए नहीं, घोस्ट पेंटिंग का मामला खत्म हो गया है। हालांकि इसने काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन अंततः ये समाप्त हो गया है, अनुपम ने कहा। उसके मोम जैसे और अजीब चेहरे पर भावना का एक संकेत था, जैसे कि वह एक भयानक घटना को याद कर रहा हो। समाप्त। रोहित की दृष्टि थोड़ी फड़फड़ाई। चूंकि यह खत्म हो गया है तो फिर मेरे पास क्यों आए? तुम्हें अपने शहर के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास आमतौर पर इतना खाली समय होता है कि तुम पर्यटन के लिए जयपुर शहर आना चाहोगे? कुछ चीजें केवल कुछ शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। क्या हम बैठने और बात करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं? अनुपम ने कहा, हम सभी एक ही मुख्यालय से हैं, आखिर सहयोगी हैं। इतनी दूर आने के बाद तुम हमें एक घूंट पानी देने से इनकार नहीं कर सकते, है ना? इसके अलावा क्या इस तरह घोस्ट डोमेन को बनाए रखना तुम्हारे लिए बहुत थकाऊ नहीं है? भले ही तुम विशेष हो, ये तुम्हारे लिए एक बोझ होना चाहिए। हे, क्या तुम मुझे टटोल रहे हो या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मत भूलो, सख्ती से कहूं तो मैं अब मुख्यालय का हिस्सा नहीं हूं। मैं केवल नाम का हूं। जब से फ्रैंक सकल की घटना समाप्त हुई, मेरा अधीरा के साथ झगड़ा हो गया। मेरे जीवित रहने का एकमात्र कारण यह है कि मेरे पास अभी भी मूल्य है, रोहित ने कहा। बस इतना ही। मुझे बहुत अधिक अंदरूनी जानकारी नहीं है, लेकिन स्थिति के संबंध में तुम्हें अधिक सूचित होना चाहिए। ये तुम्हारी मदद कर सकता है, अनुपम ने कहा। रोहित की दृष्टि थोड़ी फड़फड़ाई। यदि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है तो तुम्हें चर्चा करने के लिए मेरे कार्यालय जाना चाहिए था। भविष्य में इस पड़ोस के पास मत आना। मैं तुम्हें दुश्मन मानूंगा, और यदि मैं तुम्हें नहीं पहचानता तो मैंने तुम्हें अभी नीचे गिरा दिया होता। तब मुझे लगता है कि मैं काफी भाग्यशाली हूं, अनुपम ने एक बदसूरत मुस्कान निचोड़ी। उसे संदेह नहीं था कि रोहित अपनी धमकी पर अमल करेगा। घोस्ट डोमेन का सक्रिय होना एक भयानक संकेत था। एक भूत नियंत्रक द्वारा घातक आत्माओं की शक्ति का उपयोग करने के बाद वे किसी न किसी तरह कार्य करने के लिए बाध्य हैं। वे बिना किसी कारण के अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेंगे। बैठ जाओ, रोहित अचानक बोला। परिवेश तेजी से बदलने लगा। लाल रंग की दुनिया तेजी से फीकी पड़ गई, सड़क फर्श में गायब हो गई, दृश्य दीवारें बन गए और पास की हरी पट्टी सोफे में बदल गई। एक पल में सब कुछ बदल गया था और बिना ध्यान दिए वे अब एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कार्यालय में थे। रोहित विशाल फर्श से छत वाली कांच की खिड़की के सामने खड़ा था, शांति से और ठंडेपन से अनुपम और जोसफ को देख रहा था। उसके पास जोसफ के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वह अनुपम के प्रति अत्यधिक सतर्क था। अनुपम, कागज का आदमी पेपरमैन, भी एक कप्तान स्तरीय भूत नियंत्रक था।
इसके अलावा यह एक कागज का आदमी था जो इस बार आया था। जहां तक उसकी वास्तविक प्रकृति की बात है, वह आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि किसी ने कभी असली अनुपम को नहीं देखा है। जिन लोगों से मैं मिला हूं, उनमें तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने घोस्ट डोमेन को इस तरह लागू करते देखा है। ये जगह यहाँ से कम एक दर्जन किलोमीटर दूर है, और ये दूरी तुम्हारी सीमा भी नहीं है। मेरा अनुमान है कि पूरा जयपुर शहर तुम्हारे घोस्ट डोमेन के कवरेज के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि तुमने इतना कमांडिंग ऑफिस स्थान चुना। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारी निगरानी सीमा के भीतर होगा। अनुपम ने कुछ प्रशंसा के साथ टिप्पणी की और तुरंत बिना किसी देरी के सोफे पर आरामदायक हो गया। जोसेफ अभी भी अस्थिर था। ऐसा लग रहा था कि जो हुआ उसे संसाधित करने में विफल रहा। वे अभी उस पड़ोस के पास थे और अचानक वे यहाँ थे। क्या पहले सब कुछ एक भ्रम था, या क्या ये वर्तमान स्थिति भ्रम है? भ्रमित होकर उसने स्पष्टीकरण की तलाश की, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसने जल्दबाजी में पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने संदेहों को दबा दिया, रोहित के प्रति अधिक सम्मानजनक और भयभीत हो गया। भूत नियंत्रक उद्योग उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और भयानक था। सभी प्रकार के लोगों और उनके द्वारा नियंत्रित दुर्जय भूतों के साथ व्यवहार करते हुए जोसेफ को हमेशा विभिन्न प्रकार के आतंक का एहसास होता था। वास्तव में घोस्ट आई रोहित शीर्षक केवल दिखावे के लिए नहीं है, अनुपम ने फिर टिप्पणी की। रोहित ने उत्तर दिया, यदि तुम यहाँ मेरी चापलूसी करने आए हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे बोलो। अनुपम की निर्जीव आंखें घूम गईं, दूसरी तरफ एक अन्य महिला की ओर मुड़ गईं। मानसी। वह अभी भी कार्यालय में थी। हालांकि मानसी दोनों लोगों के आगमन से हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना आपा खो दिया। एक ऐसी महिला के रूप में जिसने अलौकिक घटनाओं का अपना हिस्सा देखा है और कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर किया है, मानसी उतनी नाजुक नहीं थी जितनी कोई कल्पना कर सकता है। आलिया की तरह ही बड़ी हुई थी। वह मेरी सचिव है, जो मेरे सभी मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार है, रोहित ने उदासीनता से कहा। क्या कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं चाहते कि वह सुने, क्योंकि इसे दिन का उजाला नहीं देखना चाहिए? हे, तुम्हारी पसंद अच्छी है। चूंकि वह तुम्हारी व्यक्ति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में ये कुछ बहुत गुप्त नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि ये चीजें फैलें। आखिरकार हमें समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिए, अनुपम ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह रोहित की तुलना में अधिक गहराई में था। रोहित की अभी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके पास अब जीवित शरीर भी नहीं था। मानसी ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। उसने इस आदमी को बहुत असामान्य पाया, यहाँ तक कि कुछ हद तक भयावह भी। इसलिए वह समझदारी से खड़ी हुई और रोहित की तरफ चली गई। ठीक है, बस स्पष्टवादी बनो, हर किसी का समय कीमती है, रोहित ने कहा। अनुपम की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह गंभीरता से बोला, वास्तव में स्पष्ट होने के लिए, यह अभी भी घोस्ट पेंटिंग घटना से संबंधित है। घोस्ट पेंटिंग के मुद्दे को हल करने के लिए हमने एक टीम बनाई जिसमें ली जुन, अनुपम, कपिल, जोसेफ और सौम्यजीत शामिल थे। बेशक परिणाम वैसा नहीं था जैसा हमने उम्मीद की थी। हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी? रोहित की आवाज में ठंडी स्वर सुनाई दी। ऐसा लगता है कि तुम घोस्ट पेंटिंग द्वारा लगभग मिटा दिए गए थे। वह चीज कल्पना से अधिक खतरनाक है। मैं अंदर रह चुका हूं और यह जटिल है। अनुपम ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन जारी रखा, सौम्यजीत मर चुका है और मैं मर चुका हूं। बेशक मैं केवल एक कागज के पुतले के रूप में मरा। जोसेफ भी वहां मर गया होता, लेकिन ली जुन ने उसे नीचे गिरा दिया और बाहर भेज दिया। तो सख्ती से कहें तो एकमात्र जो वास्तव में जीवित बचा था वह जोसेफ था। कपिल। रोहित ने नाम सुनते ही थोड़ा रुकते हुए कहा, क्या वह लड़का भी घोस्ट पेंटिंग में मर गया? इसे देखो। अनुपम ने अचानक अपनी जेब से कुछ निकाला और उन्हें अपने सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर में व्यक्ति कपिल था। रोहित तस्वीर को घूरता रहा। क्या ये घोस्ट कैमरा का एक विफल उत्पाद है? कपिल ने घोस्ट कैमरा का उपयोग करके एक उग्र भूत को कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा नियंत्रण से बाहर हो गया और इसके बजाय उसे फंसा लिया। लेकिन मैं इस खबर के बारे में जानता हूं। मैंने तुम्हारी विफलता की व्यापक रूपरेखा के बारे में सुना है। अच्छा है कि तुम्हें खबर मिल गई है, अनुपम ने कहा। तो मुझे बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे बाद की घटनाओं के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, रोहित ने कहा। उसने केवल चिराग से उनके विफल ऑपरेशन के बारे में सुना था, बिना किसी विवरण के कि बाद में क्या हुआ। घोस्ट पेंटिंग को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है। पेंटिंग एक इमारत में फंस गई है, अनुपम ने कहा। ली जुन अंदर लापता हो गया। सबसे अधिक संभावना है कि मर गया। रोहित ने पूछा, घोस्ट पेंटिंग अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है। किसने कार्रवाई की? तुम सब विफल हो गए।
तो मुख्यालय और किसे भेज सकता था? काओ यांग, बिस्वजीत या कोई अन्य छिपी हुई हस्तियां जो अभी तक उभरनी बाकी हैं? महेश बाबू ने कदम रखा, अनुपम ने कहा। महेश बाबू, ये नाम सुनते ही रोहित के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। चून की घोस्ट पेंटिंग को नियंत्रित कर लिया गया है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? इस बिंदु पर अनुपम ने अपनी आवाज धीमी कर दी। महेश बाबू के कार्रवाई करने के बाद एक और घटना हुई। मुख्यालय पर आक्रमण किया गया और किसी की नज़र अंदर की चीजों पर थी। मुख्यालय पर आक्रमण हुआ, किसने कार्य किया? रोहित ने तुरंत पूछा, उस समय की स्थिति पर विचार करते हुए। बॉटकट ऑपरेशंस और महेश बाबू की अनुपस्थिति के दौरान मुख्यालय वास्तव में अपने सबसे कमजोर दौर में था। यदि वह होता तो आक्रमण करने का ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा समय होता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने लंबे समय से मुख्यालय पर नजर गड़ा रखी थी, सामान्य परिस्थितियों में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही एक कमजोरी दिखाई दी, वे खुद को रोक नहीं सके। मुझे यकीन नहीं है, घुसपैठिया घोस्ट डोमेन से है, लगभग तुम्हारे जितना मजबूत। महेश बाबू के घोस्ट पेंटिंग में प्रवेश करने के बाद कोई उन्हें नहीं रोक सका, अनुपम ने कहा। अब तक हमारे पास केवल एक संदिग्ध है। कौन? दहाई शहर के अलौकिक मंच से ये ज़ेन, अनुपम ने कहा। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसमें मुख्यालय पर आसानी से आक्रमण करने की क्षमता है। इसके अलावा वह रमन की मृत्यु के बारे में जानता है। उसका पहले रमन के साथ टकराव हुआ था और वे दोनों एक दूसरे से सावधान थे। अब जब संतुलन तुम्हारे द्वारा बाधित हो गया है, महेश बाबू के अलावा कोई भी उसे फिलहाल नहीं रोक सकता। ये ज़ेन, मुख्यालय पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या है? रोहित ने पूछताछ की। जब तक आवश्यक न हो ऐसी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ना? ये नफरत को आकर्षित करने का एक निश्चित तरीका है। एक कारण है, निश्चित रूप से। अनुपम ने अपनी सुस्त आंखों के थोड़ा शिफ्ट होते हुए जारी रखा, खिड़की की ओर देखते हुए। कैद किए गए भूतों में से कुछ गायब हैं, जिसमें हंगरी घोस्ट भी शामिल है। क्या? उस क्षण आश्चर्य ने रोहित को भी जकड़ लिया। ये ज़ेन ने मुख्यालय पर आक्रमण किया था और कई भूतों को ले लिया था, यहाँ तक कि कैद किए गए हंगरी घोस्ट को भी। अध्याय 755 विशेष कागज का आदमी, पेपरमैन। रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि अनुपम वास्तव में इतनी चौंकाने वाली खबर का खुलासा करेगा। मुख्यालय पर आक्रमण हुआ था और कुछ कैद की गई द्वेषपूर्ण आत्माओं को चुरा लिया गया था। आक्रमण के पीछे जिस व्यक्ति पर संदेह था, वह पैरानॉर्मल फोरम का नितिन था। सबसे घातक बात यह थी कि उन भूतों में लंबे समय से गायब हंगरी घोस्ट भी शामिल था। इस घटना की तुलना में एक इमारत तक सीमित घोस्ट पेंटिंग का मामला शायद ही जिक्र करने लायक था। हंगरी घोस्ट को विशेष रूप से इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसके सिर में एक पुराना कॉफिन नेल ताबूत की कील फंसी हुई थी। अब जब हंगरी घोस्ट चोरी हो गया था, तो निस्संदेह वह कॉफिन नेल भी चोरी हो गया था। वह कॉफिन नेल रोहित द्वारा देखी गई सबसे अनोखी अलौकिक वस्तु थी। ये जिस भी भूत में फंसी होती, उसे पूरी तरह से दबा सकती थी, चाहे वह एस रैंक का ही क्यों न हो। अब जब वह चोरी हो गई थी, तो इसके संभावित परिणाम अकल्पनीय थे। इसके अलावा शायद हंगरी घोस्ट ही सबसे अनोखा नहीं था, अन्य चोरी हुए भूत और भी भयानक हो सकते थे। मुख्यालय चुप था, शायद अशांति पैदा करने के डर से। आखिरकार कई भूत नियंत्रकों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, यहाँ तक कि इन भूतों को हिरासत में लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और अब वे चोरी हो गए थे। यदि खबर बाहर आती, तो इससे भारी उथल-पुथल मच सकती थी। चूंकि हंगरी घोस्ट को रोहित ने हिरासत में लिया था, इसलिए अनुपम विशेष रूप से उसे सूचित करने आया था, मानो रोहित को पहले से तैयार रहने की चेतावनी दे रहा हो। यदि किसी दिन हंगरी घोस्ट की घटना फिर से भड़कती है, तो शायद रोहित की यात्रा आवश्यक हो जाएगी। अधीरा अपने काम में वास्तव में उत्कृष्ट है ना? वह चीजों पर नजर भी नहीं रख सकता। इतनी बड़ी चूक के साथ, क्या उसके पास उस उपमंत्री बने रहने का चेहरा है? क्या उसने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है? रोहित को इस समय निराशा महसूस हुई। अनुपम ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, एक भयानक अज्ञात द्वेषपूर्ण आत्मा को मुक्त करने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, और पूरा जोर लगाकर हंगरी घोस्ट को हिरासत में लिया था। और अब उसे चुरा लिया गया था। यदि वह भूत एक दिन फिर से उभरता है, तो जयपुर शहर के उन लोगों के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उसे हिरासत में लेना यह आसान नहीं होगा। कॉफिन नेल के बिना अब रोहित भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वह हंगरी घोस्ट को संभाल सकता है। इसे भूल जाओ, मैं अन्य जगहों को नहीं संभाल सकता। मैं केवल जयपुर शहर की देखभाल कर सकता हूँ। मुख्यालय में जो कुछ भी होता है, वह उनका व्यवसाय है। मैं अब उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता।
क्या उन्हें वास्तव में लगता है कि मैं एक काम का घोड़ा हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मैं मर सकता हूँ। हंगरी घोस्ट की घटना फिर से भड़कती है या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इस जगह की परवाह करता हूँ, रोहित ने ठंडेपन से कहा। उसका मूड बहुत खराब था। मानसी का रंग भी पीला पड़ गया क्योंकि उसने खबर सुनी थी कि हंगरी घोस्ट चोरी हो गया है। वह भयावह अस्तित्व फिर से उतर सकता था और पिछले दृश्यों के बारे में सोचकर ही कोई डर से कांप उठता था। अनुपम ने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अंदरूनी जानकारी साझा कर रहा हूँ। ये रहस्यों का रहस्य है, बहुत कम लोग इसे जानने के योग्य हैं। इसके बारे में लापरवाही से बात मत करो, अन्यथा ये लोगों का विश्वास हिला सकता है। आखिरकार हम अब टीम लीडरों के युग में हैं और मुख्यालय कई मामलों में अधिक स्वायत्ता दे रहा है। हालांकि मेरे पास एक प्रश्न है जिस पर मैं तुम्हारी राय चाहूंगा, उसने जोड़ा। रोहित ने पूछा, क्या प्रश्न है? क्या तुम्हें लगता है कि नितिन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या मुख्यालय को कुछ उचित जांच करनी चाहिए? अनुपम ने धीरे धीरे बोलते हुए एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। निर्णय प्राप्त जानकारी की मात्रा पर आधारित होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता और तुम चाहते हो कि मैं नितिन के बारे में अंधे होकर अनुमान लगाऊं। कोई जाल तो नहीं है, है ना? हम में से एक जयपुर शहर में है, दूसरा दहाई शहर में। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जो नफरत को आकर्षित करे? अच्छा हुआ कि तुम आज एक कागज के पुतले के रूप में आए, अन्यथा मुझे कार्रवाई करने से रोकना कठिन हो सकता था, रोहित ने बर्फीले लहजे में कहा। हालांकि युवा था, लेकिन वह एक गर्म दिमाग वाला मूर्ख नहीं था। वह इस मामले पर बयान देने के लिए इतना बेवकूफ़ नहीं था। लेकिन मुख्यालय भी इसकी जांच कर रहा है। वहां इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। एक मिशन है, और यदि अपराधी मिल सकता है तो मुख्यालय बहुत अनुकूल शर्तें पेश कर सकता है, अनुपम ने समझाया। 3 घोस्ट मोमबत्तियों से शुरुआत करके अन्य शर्तें बातचीत योग्य हैं। इस मिशन को लेने में सक्षम बहुत कम हैं। मैं एक हूँ, प्रीतम दूसरा है, तुम एक हो और एक और है जिसका नाम चार्ल्स मैथ्यू है। हमारे अलावा कुछ विशेष प्राणी हैं जो मुख्यालय के साथ साझेदारी में हैं। रोहित ने सीधे इनकार कर दिया, रुचि नहीं है। मैं इस गंदगी में शामिल नहीं होऊंगा। स्थिति जो भी हो, वह तुम्हारा व्यवसाय है। जब तक कोई मेरे जयपुर शहर में परेशानी नहीं लाता, तब तक ठीक है। यदि कोई और यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है, तो जो आएगा मैं उसे मार दूंगा, तुम्हें भी। तुम वास्तव में उग्र हो। अनुपम की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने नहीं सोचा था कि रोहित सिर्फ लोगों को डराने के लिए शेखी बघार रहा है। उसके सामने मौजूद घोस्ट आई रोहित के पास वास्तव में क्षमता थी, जिसने अकेले ही दोस्तों के शकल को साफ कर दिया था, यहाँ तक कि रमन भी उसके हाथों मर गया था। लेकिन एक चीज है जिसमें तुम्हारी निश्चित रूप से रुचि होगी, उसने तब रहस्य के साथ कहा। कॉफिन नेल। रोहित ने उसे देखा। हाँ, इस मिशन का मूल्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक है, वास्तव में कोशिश करने लायक है, अनुपम ने जोर दिया। एक कॉफिन नेल जोड़ना वास्तव में रोहित के लिए बहुत आकर्षण रखता था। उसने उस वस्तु को संभाला था और जानता था कि कॉफिन नेल कितना भयानक था। यदि ये तथ्य न होता कि यह हंगरी घोस्ट में एम्बेडेड था, तो रोहित इसे कभी मुख्यालय को नहीं सौंपता, उसने इसे बहुत पहले खुद ही ले लिया होता। काफी है, मुझे शर्तों के साथ लुभाने की जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा। यदि तुम यहाँ सिर्फ ये बताने आए हो, तो तुम बस मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या कुछ और है? यदि नहीं, तो तुम अब मरने जा सकते हो, कागज के आदमी। कुछ गोपनीय जानकारी साझा करना इसका सिर्फ एक हिस्सा था। वास्तव में एक और मामला कपेल से संबंधित है, अनुपम ने सामने कॉफी टेबल पर फोटो की ओर इशारा किया। उसे बचाने का अभी भी मौका है। अरूप गुप्ता ने उल्लेख किया कि तुम कपेल को वापस जीवित कर सकते हो। जोसफ, जो उसके बगल में था, ने तुरंत जोड़ा, मिस्टर रोहित, यह ऐसा है। अरूप गुप्ता ने वास्तव में इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि जब घोस्ट कैमरा खराब हो जाता है और लोगों को तस्वीरों में फंसा लेता है, तो वे मरते नहीं हैं बल्कि एक विशेष तरीके से मौजूद होते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि आपने इसका अनुभव किया है और आपको अपने दिल में समझना चाहिए। ये सुनकर रोहित ने कॉफी टेबल पर फोटो को विचारपूर्वक देखा। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सागर के स्पिरिट टैबलेट आध्यात्मिक पट्टिका वाली फोटो के बिल्कुल समान थी। उसे संदेह था कि स्पिरिट टैबलेट पर भूत को घोस्ट कैमरा द्वारा कैद किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह स्पिरिट टैबलेट पर समाप्त हो गया। अब जब घोस्ट चाइल्ड ने स्पिरिट टैबलेट का उपभोग कर लिया था, सिद्धांत रूप में वह अपने पिछले अनुभव को दोहरा सकता था और फोटो में कपेल को वापस जीवित कर सकता था। हम एक शर्त से चूक रहे हैं। इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। ये कपेल के फंसने जितना सरल नहीं है।
वह एक भूत के साथ भी उलझा हुआ है, रोहित ने सीधे कहा। फोटो में व्यक्ति केवल कपेल नहीं था, एक उग्र भूत भी था। एक बार मुक्त होने पर बहुत संभावना है कि कपेल मर जाएगा और भूत दिखाई देगा। यदि हम वह जुआ खेलने जा रहे थे तो हमें एक विशेष शरीर की आवश्यकता होगी जो उग्र भूत के पुनरुत्थान को दबाने में सक्षम हो। तुम एक शरीर की बात कर रहे हो, है ना? अनुपम ने कहा। अरूप गुप्ता ने इसका उल्लेख किया, यही कारण है कि उन्होंने मुझे भेजा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? रोहित ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या तुम अपनी गधे की बिक्री करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, इसे इतना कच्चा मत कहो। मेरा मतलब है, मेरा कागज का शरीर यहाँ बना बनाया है और इसका उपयोग कपेल को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। अरूप गुप्ता ने यह भी कहा कि कपेल को वापस लाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति का शरीर पर्याप्त नहीं होगा। एक विशेष पात्र की आवश्यकता है और जैसा कि होता है, मेरा कागज का आदमी उपयुक्त है, अनुपम ने मुस्कान के साथ कहा। तुम कपेल को अपने कागज के शरीर में पुनर्जीवित करने का सुझाव दे रहे हो? रोहित ने तुरंत अनुपम के इरादे को समझ लिया। अनुपम ने पूछा, क्या ये ठीक नहीं है? पुनरुत्थान के बाद कपेल तब जीवित रहने के लिए आप पर निर्भर होगा। रोहित ने पूछा। नहीं, मेरी चेतना चली गई है, बस एक कागज का आदमी बचा है। अच्छी तरह से पुनर्जीवित कपेल और मेरा अब कोई संबंध नहीं होगा। अनुपम ने कहा, मैं इस बार ईमानदार इरादों के साथ आया हूँ। तुम्हारे लिए एक कागज का आदमी और भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम एक नेक्रोमेंसर लेकर आया हूँ। इतना उदार? रोहित को संदेह था। चिंता है कि मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ। निश्चिंत रहो, ये सिर्फ एक छोटा सा मुआवजा है, मुख्यालय की ओर से तुम्हें शांत करने के लिए एक छोटी सी चाल। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो कपेल को अभी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम सोच लो तो बहुत देर नहीं होगी, अनुपम ने जारी रखा। जैसे ही वह बोला, उसने अचानक अपना हाथ उठाया, अपनी ही चेहरे की त्वचा को पकड़ लिया। झुर्रियों की परतों वाली मोम पीली त्वचा को उसने कागज की तरह फाड़ दिया। ये बिल्कुल भी मांस और खून नहीं था, बल्कि कागज था जो त्वचा जैसा दिखता था। कागज में बनावट थी, मानव त्वचा की एक परत की तरह। चेहरे पर चिपके होने पर यह बहुत अलग नहीं था, लेकिन फाड़ने के बाद अंतर स्पष्ट था। एक मानसी, जो कोने में अगोचर थी, ने दृश्य देखकर अपना मुंह ढक लिया। उसे उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। घृणित, भयावह, मतली पैदा करने वाला। रोहित की अभिव्यक्ति शांत रही, प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उसने अनुपम की फटी हुई त्वचा के नीचे एक और चेहरा देखा। ये कपेल के समान चेहरा था, अभी भी मोम पीला और बीमार, कपेल की तरह तैयार किया गया एक कागज का आदमी। हालांकि उस चेहरे की आंखें बंद थीं। उसके बावजूद एक निश्चित भयावह एहसास ने किसी को यह संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि क्या बंद आंखों वाला कागज का आदमी अचानक जाग सकता है और चलना शुरू कर सकता है। तुम क्या सोचते हो, यदि मैं फाड़ना जारी रखता हूं तो मैं मर जाऊंगा? अनुपम ने कहा। उसका आधा फटा हुआ कागज का चेहरा अभी भी बोलने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि तुम तैयार होकर आए हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे कागज के आदमी को मारने से नहीं डरते, रोहित ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपम ने उत्तर दिया, यही मेरा मिशन है, एक संदेश पहुंचाना और तुम्हारे लिए एक व्यक्ति लाना। जोसेफ आखिरकार अपनी मर्जी से तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता था। उसे लगता है कि तुम्हारे पास टीम बनाने का प्रमाण है और वह काफ़ी अच्छा अतिरिक्त है। मैंने शुरू में उसे मेरे पीछे आने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। जोसेफ ने रोहित की ओर देखा, अंदर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। नया होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से एक टीम में शामिल होना था। वह किसी और को नहीं जानता था। ली जुन गायब हो गया था, केवल रोहित ही विकल्प के रूप में बचा था। फिर भी वह रोहित की क्षमताओं और ताकत पर भरोसा करता था, इसलिए उसने उसके पास जाने की पहल की। तुम रह सकते हो, मेरे पास यहाँ लोगों की कमी है, रोहित ने देखा और सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद कप्तान रोहित, जोसेफ ने राहत की सांस ली। उसने कुछ दिनों में अपने परिवार को जयपुर शहर ले जाने का फैसला किया ताकि देखभाल आसान हो सके। ठीक है, सब कुछ तय हो गया है, मैं अब मरने जा सकता हूँ, अनुपम ने कहा, अपने आप से त्वचा की एक और परत को फाड़ने से पहले। त्वचा को फाड़ने के बाद ये सब सिर्फ पीले कागज की परतें थीं। एक जीवित व्यक्ति के समान कागज का आदमी जल्दी से गिर गया, लेकिन खोखले शरीर के अंदर एक और छोटा कागज का आदमी था। वह कागज का आदमी कपेल के लिए तैयार किया गया था। अध्याय 756 प्रतिक्रिया। अनुपम, ये कागज का इंसान खुद को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ गया। यह आत्महत्या का ही एक रूप था। निर्णायक और उदासीन, इस लापरवाह रवैये ने एक भयानक
संकेत दिया कि यह अनुपम अब घोस्ट इन्फेंट प्रेत शिशु के पुनरुत्थान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि ऐसे कागज के इंसान तभी सामने आते हैं जब घोस्ट इन्फेंट की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। जो कोई भी इसका उपयोग करता है, कोई भी साधारण भूत नियंत्रक घोस्ट कंट्रोलर, उसके पुनरुत्थान का जोखिम उठाता है। वर्तमान में घोस्ट इन्फेंट की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला है घोस्ट शैडो प्रेत छाया का सिस्टम क्रैश होना। दूसरा है एक विशेष प्रकार की विसंगति अनोमली बन जाना। रोहित पहले वाले वर्ग से था, जिसने 3 भूतों पर तभी कब्जा किया था जब घोस्ट शैडो का सिस्टम क्रैश हुआ था, लेकिन उस स्थिति में घोस्ट शैडो घोस्ट आई प्रेत आंख के पुनरुत्थान के एक हिस्से को दबा सकता था, घोस्ट हैंड प्रेत हाथ को दबा सकता था और फिर घोस्ट हैंड का उपयोग करके घोस्ट आई को दबा सकता था, जिससे एक अत्यधिक संकुचित संतुलन बनता था। इस आदमी के खतरनाक न होने का कारण यह नहीं है कि वह दुर्जय नहीं है, बल्कि यह है कि हमेशा कागज के इंसान ही सामने आते हैं। असली अनुपम जब सामने आएगा तो शायद मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर होगा। जब वह आया था तो उसने अनुपम को अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया था। अनुपम की ओर से यह कदम भी एक अदृश्य चेतावनी थी, जो रोहित को याद दिला रही थी कि वह सिर्फ एक कागज का इंसान है, उसे कम आंकने की भूल न करे। रोहित ने मन ही मन सोचा, वाकई ऐसे बहुत कम सीधे सादे किरदार हैं जो टीम लीडर बन सकते हैं। यहाँ तक कि वह रोहन भी बुरा नहीं था जिसे मैंने ठिकाने लगाया। बात बस इतनी थी कि वह अपने दोस्तों के समूह द्वारा आगे किया गया एक मुखौटा था। असली मैनेजर तो वह रमन था। वह आगे बढ़ा, शरीर के बाकी हिस्सों को फाड़ दिया और उस कागज के इंसान को बाहर निकाला जो कपिल का था। इसकी बनावट बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की त्वचा जैसी थी, नर्म, ठंडी, भयानक। कागज की तरह बिल्कुल भी खुरदरी और सख्त नहीं, लेकिन ये बहुत हल्का था, जैसे कि वजनहीन हो। रोहित ने इसे बस हल्के से पकड़ा और उठा लिया, जैसे किसी लाश को पकड़ रहा हो। क्या यह अनुपम द्वारा छोड़ा गया कागज का इंसान है? सचमुच अकल्पनीय। सिर्फ दिखने में तो यह एक सामान्य लाश है, कौन सोचेगा कि यह सिर्फ एक कागज का इंसान है। अरूप गुप्ता, वह आदमी अभी भी बहुत तेज है। मेरी सफल चेतना स्थानांतरण कॉन्शियसनेस ट्रांसफर को देखकर वह तुरंत समझ गया कि घोस्ट कैमरा द्वारा छोड़ी गई तस्वीरों का उपयोग कैसे करना है। उसने एक वैकल्पिक शरीर भी ढूंढ लिया। हालांकि उसकी और अरूप गुप्ता की आपस में पटती नहीं थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह आदमी अजीबोगरीब वस्तुओं और घोस्ट इन्फेंट की क्षमताओं के उपयोग में अत्यधिक कुशल था। एक चालाक कंप्यूटर की तरह जो जल्दी और सटीकता से सबसे अच्छा समाधान तैयार करने में सक्षम हो। अफसोस की बात है कि ऐसे कई संसाधन थे जिनका वह पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता था और इंसानी दिलों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वरना रोहित के पास मौजूद घोस्ट चाइल्ड और कपिल के संयोजन के साथ, और इसमें अनुपम के इस कागज के इंसान के साथ घोस्ट कैमरा को जोड़ने पर, वह बिना किसी कीमत के तस्वीरें ले सकता था और सबसे भयानक घोस्ट इन्फेंट से भी लड़ने का मौका पा सकता था। लेकिन अरूप गुप्ता भी यह बात समझता था, लोग उपकरण नहीं हैं, योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सहयोग के बिना वह बेकार है। उसने कपिल को यहाँ भेजा इस शर्त पर कि रोहित उसे बचा लेगा। अनुपम का कागज का शरीर, कपिल की तस्वीर, घोस्ट चाइल्ड के पेट के अंदर की आत्मा की पटिया, स्पिरिट टैबलेट, ये तीनों चीजें अब इकट्ठी हो चुकी थीं। रोहित की बस एक हाँ की देर थी और गायब हो चुकी कपिल को पुनर्जीवित किया जा सकता था। ये प्रलोभन बहुत बड़ा था और अधिकांश लोगों के लिए इसका विरोध करना कठिन होता। आखिरकार मुफ्त में एक टीम मेंबर का मिलना, विशेष रूप से एक अनोखी विसंगति का, भविष्य में अलौकिक घटनाओं सुपरनैचुरल इवेंट्स से निपटने में बहुत मददगार होगा। इसके अलावा कपिल के पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की एक दुर्लभ क्षमता थी, जो अनसुलझे अलौकिक मामलों में एक अमूल्य संपत्ति थी। रोहित ने कपिल को तुरंत पुनर्जीवित करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने कागज के इंसान को दफ्तर के अंदर एक छोटे से कमरे में रख दिया। वह कमरा एक अस्थायी सुरक्षित घर, सेफ हाउस था। पिछले एक बदकिस्मत बॉस द्वारा छोड़ा गया, अब ये संपत्ति उसके नियंत्रण में थी। जोसेफ, नीचे जाओ और चिराग से अपनी स्थिति के बारे में बात करके एक फाइल बनवा लो, फिर नीचे के एक कमरे में आराम करो। बाद में मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा, रोहित ने इस पल कहा। अध्यक्ष रोहित, कपिल का क्या हुआ? जोसेफ ने उत्सुकता से पूछा। चलो उस मामले को अभी के लिए रोक देते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, रोहित ने जवाब दिया। ऐसा कहाँ होता है कि कोई कुछ लेकर आए और आप आज्ञाकारी बनकर तुरंत उसे निपटाने लगें। बहरहाल उसे ये देखने के लिए कुछ दिनों तक नज़र रखनी होगी कि क्या चल रहा है, कहीं कोई जाल तो नहीं है ना। तो ठीक है अध्यक्ष रोहित, मैं पहले नीचे जाकर चेक इन कर लेता हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखिएगा, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि रोहित ठंडा, पहुंच से दूर और भावनाओं से रहित लग रहा था, लेकिन जोसेफ यह नहीं भूला था कि रोहित ही उसे भूतिया पेंटिंग से बाहर लाया था, जिससे उसकी जान बची थी। सिर्फ इसी वजह से साथ मिलकर काम करना फायदेमंद था। रोहित ने उदासीनता से सिर हिलाया। जोसेफ को भेजने के बाद वह कुछ हताशा के साथ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, घूमा और विशाल फर्श से छत तक की खिड़की से बाहर देखने लगा। कांच के माध्यम से जयपुर शहर को नीचे देखते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे शहर की तकदीर उसके हाथों में हो, लेकिन ऊंचाई से नियंत्रण की इस भावना ने कोई खुशी नहीं दी, बल्कि केवल एक अकथनीय चिंता और उसके दिल में मंडराते हुए आसन संकट का एहसास कराया। बेकार लोगों का झुंड, रोहित ने ठंडक से बुदबुदाया। अध्यक्ष रोहित, आपको इस तरह गुस्से में देखना दुर्लभ है। क्या यह उसी वजह से है जो अभी हुआ? मानसी इस पल चलकर आए, उसकी आवाज़ में घबराहट का पुट था। मुझे लगता है कि मैंने उस व्यक्ति को पहले कहते सुना था कि जिस भूत को हमने बंद कर रखा था वह चोरी हो गया। हाँ, रोहित ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर अनुपम की बात सच है तो एक बार जब ये बात बाहर फैल जाएगी तो उथल पुथल मच जाएगी और स्थिति पल भर में ढह जाएगी। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं, लेकिन मैं उस भूतिया चीज़ को फिर से सामने आते हुए भी नहीं देखना चाहता। एक घोस्ट इन्फेंट द्वारा हमला किए जाने के बाद तुम्हें समझना चाहिए कि यह कितना भयानक है। हाँ, अगर आप न होते तो मैं मर जाती। मैं उस अनुभव से दोबारा कभी नहीं गुजरना चाहती, मानसी ने सहमते हुए जवाब दिया। फिर रोहित के कंधे पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे मालिश करने लगी। उसकी हरकतें एक गहरी बेचैनी को बयां कर रही थीं। केवल जब वह रोहित के करीब होती थी, उसे छूती थी, तब उसे लगता था कि उसके पास कोई सहारा है। यही वजह थी कि उसे रोहित के साथ रहना पसंद था, अधिमानता हर रात। यह एक निर्भरता थी, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दोनों। लेकिन मुख्यालय जैसा शक्तिशाली संगठन किसी और द्वारा कैसे लूटा जा सकता है, ये समझ में नहीं आता, मानसी ने चुपके से पूछा। रोहित ने आंखें बंद किए हुए ही शांत भाव से जवाब दिया, जब विशेषज्ञ या तो मर चुके हों या चले गए हों और जो प्रभारी हो वह अब मौजूद न हो, तो एक शीर्ष स्तर के भूत नियंत्रक द्वारा आक्रमण होना काफ़ी सामान्य है। बाकी लोग, जो बहुत उपयोगी नहीं हैं, इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। इसे छूना तो दूर की बात है। क्या उस चीज़ को और अधिक सुरक्षित तरीके से नहीं छुपाया जा सकता था? जैसे हमारे घर की तिजोरी, क्या मूल्यवान चीज़ों को अंदर नहीं रखा जाना चाहिए? मानसी ने टिप्पणी की। ये बेकार है। जिसके पास घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र है, अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली है तो उससे कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जा सकता, यहाँ तक कि सबसे गुप्त चीज़ें भी ढूंढ ली जाएंगी, रोहित ने धीरे से कहा। उदाहरण के लिए खुद को ही ले लो। अगर घोस्ट डोमेन किसी शहर को कवर करता है तो किसी को ज़मीन के नीचे दसियों हजार मीटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस 1 या 2 हजार मीटर ही काफ़ी होगा। फिर शहर में ऐसा क्या है जो छिपा रह सकता है? यहाँ तक कि जिन भूतों को हिरासत में लिया गया था वे निश्चित रूप से मुख्यालय के पास ही होंगे, चाहे उनका स्थान कितना भी गुप्त क्यों न हो। भले ही किसी भूत धारक ने उन्हें पृथ्वी की सबसे गहरी गहराइयों में दफन कर दिया हो, जब तक किसी अन्य भूत धारक का घोस्ट डोमेन पहले वाले से आगे निकल जाता है, तब तक दफन की गई चीज़ को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। फिर भी ऐसे सक्षम लोग बेहद दुर्लभ थे। अब तक ऐसे बहुत कम लोग थे जो इन शर्तों को पूरा करते थे। मनोज पर संदेह किया जाना काफ़ी सामान्य था। रोहित को यहाँ तक महसूस हुआ कि वह खुद भी संदेह के घेरे में था। भले ही उसने हाल ही में जापान की यात्रा की थी और अपने गृहनगर लौटा था, जो संदेह के लिए पर्याप्त आधार था, लेकिन ये संदेह उसके चेहरे पर व्यक्त नहीं किया गया था। किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी, ये जानना ही काफ़ी था कि किसी के पास वह क्षमता है। लेकिन सबूत के बिना कोई भी लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह मनोज का परीक्षण करे या मनोज रोहित का परीक्षण करे। यदि दोनों ने एक दूसरे का परीक्षण किया और कोई संघर्ष पैदा हुआ तो बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा। अनुपम के उस पिछले प्रश्न पर विचार करते हुए, क्या आपको लगता है कि मनोज ने ऐसा किया? क्या मुख्यालय को किसी तरह उसका परीक्षण करना चाहिए? वह उकसावा था। यदि रोहित ने जवाब दिया होता कि परीक्षण वारंटेड था, और यदि मनोज फिर भड़क जाता या बीच में कोई अन्य योजना काम में लाई जाती, तो एक वास्तविक संघर्ष छिड़ सकता था। यह महसूस करते ही रोहित की आंखें झटके से खुल गईं। अब वह समझ गया था कि अनुपम ने आत्महत्या क्यों चुनी थी। यदि उसने खुद को न मारा होता और रोहित अब उसकी चाल समझ जाता, तो रोहित के हाथों उसका अंत निश्चित था। बाद में जवाबों के लिए पीछा किए जाने से बेहतर था कि अभी मरकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। रोहित, क्या बात है? मानसी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, मैंने बस कुछ अप्रिय सोच लिया था, रोहित ने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद करते हुए जवाब दिया। इस तरह का कदम ऐसा नहीं लगता था जो अरूप गुप्ता करे,
वह आदमी ऐसा था जिसका नजरिया बड़ा था। वह खुली रणनीतियों का उपयोग करता था, चीज़ों को खुले में रखना पसंद करता था, जिससे आपके पास उसके तरीकों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। वह ऐसी छोटी मोटी तरकीबों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस तरह से परीक्षण करने का साहस करने वाला निश्चित रूप से मुख्यालय का कोई व्यक्ति था। अधीरा के पास इसके लिए दिमाग नहीं था। एक उपनिदेशक के रूप में वह लोगों और मामलों के प्रबंधन में अच्छा था, लेकिन साजिश रचने में नहीं। क्या ये निदेशक हो सकता है? ये संभव था। इतने बड़े मुद्दे को देखते हुए ये संभावना नहीं थी कि निदेशक इसमें शामिल न हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत बड़ी नहीं थी। निदेशक घोस्ट आय रोहित और अलौकिक मंच के मनोज के बीच टकराव के परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। अनुपम जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर आत्महत्या चुनी। हाँ, उसने वास्तव में किसी को मौका नहीं दिया। यह अफसोस की बात है कि मेरी वर्तमान स्थिति मुझे फायरवुड नाइफ, जलाऊ लकड़ी वाले चाकू का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती, अन्यथा उसे विदा करने के लिए एक ही वार काफ़ी होता, चाहे कितने भी कागज़ के इंसान क्यों न हो, सब साफ हो जाते। रोहित ने बर्फीली क्रूरता से सोचा। इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भूत धारक दुर्जय भूतों की शक्ति वाले सामान्य लोग हैं, जिनमें बुद्धि की कमी होती है और वे दूसरों को मात देकर चतुर बनने का आनंद लेते हैं। रोहित ने स्वीकार किया कि वह दूसरों जितना बुद्धिमान नहीं हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। कुछ बातों को समझने में उसे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः वह उन्हें समझ ही जाता था। तो मेरा विचार सही है, उस कीचड़ भरे पानी में हाथ नहीं डालना है तो कुछ नहीं होगा। वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि उसका शुरुआती फैसला सही था। घेरे का पानी कीचड़ भरा था और खतरे केवल अलौकिक घटनाओं से ही नहीं आते थे। जब एक भूत धारक पर्याप्त प्रभाव प्राप्त कर लेता है तो वे स्वाभाविक रूप से परेशानी और खतरे को आकर्षित करते हैं। यह एक अपरिहार्य परिस्थिति थी, क्योंकि भूत धारकों का उदय बहुत तेजी से हुआ था, इतनी तेजी से कि कई लोग दुनिया के बदलने से पहले खुद को ढाल भी नहीं पाए थे, और फिर तरह तरह के टकराव पैदा होते थे। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने इन परेशान करने वाले मामलों के बारे में आगे न सोचने का फैसला किया। उसने मानसी की ओर देखा और पूछा, जिस समय आलिया और मैं पुराने घर में थे, क्या कुछ हुआ था? अध्यक्ष रोहित, एक पल रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए। मानसी ने जो पकड़ा हुआ था उसे नीचे रखा और पास के ऑफिस डेस्क से एक फाइल उठा ली। 8 दिन पहले चिराग आपसे किसी बात पर बात करना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसने उस मामले की जांच पूरी कर ली है जिसके बारे में आपने पिछली बार पूछा था, और वह आपको रिपोर्ट करना चाहता है। 6 दिन पहले अध्यक्ष श्रवण आपको वार्षिक बैठक में आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप नए साल के लिए घर गए हैं, इसलिए मैंने इसे टाल दिया। साथ ही कोई दफ्तर आया था जो आपसे अपॉइंटमेंट चाहता था। उसका दावा था कि वह आपका सहकर्मी है, इसलिए मैंने फ्रंट डेस्क पर उसका पंजीकरण करवाकर फ़ोन नंबर रखवा लिया। 5 दिन पहले सुबह के समय केशव आपके साथ गेम खेलना चाहता था, और दोपहर में अध्यक्ष श्रवण ने मुझे सूचित किया कि वह एक निजी सभा की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि आपके लौटने पर आप उसमें शामिल होंगे। 3 दिन पहले कंपनी को कई भुगतान प्राप्त हुए। उद्धरण चिन्ह। मानसी ने पिछले कुछ दिनों की स्थितियों से संक्षेप में अवगत कराया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जाकर चिराग से आखिरी मामले के बारे में बात करूंगा, और तुम कल हमारे सभा में शामिल होने की व्यवस्था करो, रोहित ने कहा। मानसी एक पल के लिए अचंभित रह गई और फिर अपने होठों को सिकुड़ते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं? आलिया का क्या? चलो साथ चलते हैं, रोहित ने दूर जाते हुए कहा। मुझे खुशी होगी, लेकिन क्या आलिया राजी होगी? ऐसा न हो कि वह फिर से किसी इमारत से कूदने की धमकी देने लगे। मानसी हंस पड़ी। रोहित ने उदासीनता से जवाब दिया, वह ऐसा नहीं करेगी। अगर वह दोबारा कूदी तो निश्चित रूप से मर जाएगी। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, मानसी ने मन ही मन बुदबुदाया। वह अच्छी तरह जानती थी कि रोहित बस बातें कर रहा था। जब किसी को बचाने का समय आता तो वह फिर भी कदम उठाता, जब तक कि किसी भूत से प्रभावित न हो। उस स्थिति में वह वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान होता, लेकिन ऐसे बॉस का अनुसरण करना निश्चित रूप से सार्थक था।